हेलो दोस्तों, मैं उदय आप सभी का प्रोमिनेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष आई चुनौतियों को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस के हर टॉपिक को आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। आइए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियां थी। पहला, शरणार्थी का पुनर्वास की समस्या। दूसरा, राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। तीसरा, देश को आर्थिक रूप से खड़ा करना। आइए सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये शरणार्थी कौन होते हैं। दोस्तों, आपको ये जो कैंप में जो लोग दिख रहे हैं दोस्तों, ये शरणार्थी हैं जो कि किसी न किसी देश से आके किसी दूसरे देश में बस गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की यही प्रयास करते हैं आखिर ये शरणार्थी कौन होते हैं। देखिए, शरणार्थी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजनीतिक या उत्पीड़न के कारण, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक या उत्पीड़न के कारण अपने मूल देश को छोड़कर किसी अन्य देश में रहने लगते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो शरणार्थी होते हैं वो पहले से किसी देश में रह रहे होते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक या किसी उत्पीड़न के कारण क्या होता है दोस्तों, इनका जो अपना मूल देश होता है वो छोड़कर किसी और देश में इन्हें जाना पड़ जाता है। दोस्तों, इसका उदाहरण यह है, देखिए 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने भारत में शरण ले ली। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने पश्चिम बंगाल में, जबकि पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने पंजाब, राजस्थान और गुजरात आदि राज्यों में आकर शरणार्थी के रूप में रहने लगे। जब दोस्तों पाकिस्तान से जो शरणार्थी से जब भारत में आने लगे तो हमारे सामने ये नहीं कि भारतीय सरकार के सामने कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई कि इन शरणार्थियों के का पुनर्वास किस तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, इनके पुनर्वास के लिए भारतीय सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, जिसके अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, भारतीय सरकार ने इनको रहने के लिए मकान दिए, नौकरियां दी, रोजगार खोलने के लिए यहाँ तक कि वित्तीय सहायता भी प्रदान करी। दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय सरकार ने शरणार्थियों का पुनर्वास किया। भारत के समक्ष जो दूसरी मुख्यतः चुनौती थी दोस्तों, वो तो राज्यों का पुनर्गठन करने की समस्या, क्योंकि अब ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हो चुका था। किसका दोस्तों? ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हो गया था और अब धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर 2 कौमों का देश, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान बन गए थे। अब हमारे सामने भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती आ खड़ी होती है। प्रांतों की सीमाओं को इस तरीके से तय करना था जिसमें कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे। कहने का मतलब दोस्तों कि हमें अपने देश के प्रांतों की सीमाओं का सीमांकन इस तरीके से करना था कि हमको हमारे देश में भाषाई झलक मिले। जैसे तमिल भाषा बोलने वाले हमको एक राज्य में मिल जाते हैं, ऐसे भोजपुरी बोलने वाले आपको एक राज्य में मिल जाएंगे, इसी तरह के पंजाबी बोलने वाले आपको दोस्तों पंजाब में मिल जाएंगे, और सभी प्रकार की सांस्कृतिक बहुलता भी की झलक भी हमें दिखाई दे और राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे। तो इस तरीके से हमको क्या करना था दोस्तों, प्रांतों का सीमांकन करना था। अंततः क्या हुआ दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का वादा किया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष आई तीसरी कौन सी चुनौती थी। दोस्तों, तीसरी चुनौती थी देश के सामने आर्थिक रूप से देश को खड़ा करना। कहने का मतलब क्या था? देश का आर्थिक विकास करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष ये तीसरी बड़ी समस्या थी कि आखिर देश का विकास किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक विकास के कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे, बल्कि अंग्रेजी सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई थी जिसमें भारतीयों का अहित और ब्रिटिश सरकार का हित हो। कहने का मतलब ये कि भारतीयों का उसमें नुकसान होता जाए और ब्रिटिश सरकार का उसमें फायदा होता था, उसका हित होता था। वे सभी नीतियां अंग्रेजी सरकार बनाया करती थी। देखिए, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई। पहला, बेरोजगारी की समस्या। दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के जितने भी छोटे उद्योग थे वो नष्ट हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश वस्तुओं के कारण भारतीय वस्तुओं की मांग समाप्त हो गई थी। इसके अलावा किसानों की जो भूमियां थी दोस्तों, वो अंग्रेजी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। दूसरी आर्थिक समस्या से दोस्तों की औद्योगिकरण करने की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के जो छोटे उद्योग थे वो तो समाप्त हो गए थे और भारतीय लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए ब्रिटिश उद्योगों पर निर्भर हो गए। इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए क्या किया गया दोस्तों, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की अत्यंत जरूरी समझा गया और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया।
तीसरी जो आर्थिक समस्या थी वो तो कृषि विकास थी। कहने का मतलब दोस्तों, भारत में ब्रिटिश नीतियों के कारण क्या हुआ था, कृषि उत्पादकता बहुत कम हो गई थी। भारत के पास एक बहुत बड़ा कृषि योग्य क्षेत्र था, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे सामने कृषि विकास की भी समस्या उस समय उत्पन्न हो रही थी।